थोड़ा सा आपको आवाज़ से भी लग रहा होगा, इस वजह से 2 दिन से वीडियो नहीं आ पाया, उसके लिए सॉरी। आज मैं आपके सामने वापस से जीएस लेके आई हूँ। लास्ट के वीडियो में हमने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष को डिस्कस किया था कि इसमें 3 वंश थे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ठीक है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य में कौन कौन से शासक थे। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य की बात करें तो नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईस्वी पूर्व की थी। ठीक है, 322 ईस्वी पूर्व में की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को परास्त करके। 322 से 298 ईस्वी पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था, यानी कि लगभग 24 साल। चंद्रगुप्त को स्ट्रोबो तथा जस्टिन ने सैंडोकोटस और एरियन तथा प्लूटार्क ने एंडोकोटस, ये नाम अक्सर पूछ लेता है, स्ट्रोबो, सैंडोकोटस और एंडोकोटस नाम से संबोधित किया। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर अराकोसिया, जड्रोसिया और पेरिपेनिसदाई का क्षेत्र प्राप्त किया। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। किसने किया था? सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का, और राजदूत मेगस्थनीज को उसके दरबार में भेजा था, मेगस्थनीज को। ठीक है, ये काफ़ी फेमस राजदूत थे, कुछ थे जैसे फायान थे, हिंगस्वान थे, वैसे मेगस्थनीज थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में थे और इन्हें सेल्यूकस ने अपनी पुत्री के साथ विवाह में दहेज के स्वरूप में साथ में भेजा था। मेगस्थनीज जो था वो 5 वर्ष तक पाटलिपुत्र में रहा था और उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, 5 वर्ष तक पाटलिपुत्र में था और इंडिका नामक पुस्तक की उन्होंने रचना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने बाद में जैन धर्म को अपना लिया था। ठीक है, 298 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु श्रावणबेलगोला में उपवास द्वारा हो गई। मतलब ये उन्होंने उपवास ये रखे थे और उस उपवास के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन मंदिर श्रावणबेलगोला में स्थित है। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य खत्म होता है। इनके पुत्र थे बिंदुसार, जिन्होंने 298 से 273 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। बिंदुसार चंद्रगुप्त के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। वह आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के थे, ये आजीवक धर्म के थे और अमित घात नाम से भी इन्हें जाना जाता है बिंदुसार को। स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नाम का राजदूत भेजा था। एथोनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एप्टियोकस को मदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बिंदुसार ने जो सीरिया के शासक थे उनसे प्रार्थना की थी कि आप, एथोनियस के अनुसार उन्होंने, बिंदुसार ने एप्टियोकोस से प्रार्थना की थी कि आप मदिरा, सूखे मेवे, अंजीर और दार्शनिक यहाँ पे हमारे यहाँ भेजें। ठीक है, उसके बाद आते हैं अशोक, 273 से 236 ईस्वी पूर्व। अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। 4 वर्षों तक उत्तराधिकार के पश्चात 269 ईस्वी पूर्व में वास्तविक रूप से वो राजगद्दी पर बैठे थे। ठीक है, शासन बनने के पूर्व अशोक जो थे वो अवंती के राज्यपाल थे। मास्की तथा गुजरा अभिलेख में इनका वास्तविक नाम अशोक मिलता है। राज्याभिषेक के 9वें वर्ष अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया इन्होंने। कब किया? 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर। ठीक है, कलिंग युद्ध के पश्चात उसने युद्ध विजय की जगह धम्म विजय को अपनाया तथा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अशोक ने शासन के 10वें वर्ष में बोध गया तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक ने शासन के 10वें वर्ष में, इन्होंने 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। 13वें वर्ष में उन्होंने धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, ग्रीक, अरमाइक तथा खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रीसेम्प ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। 14 शिलालेखों के अतिरिक्त अशोक ने 13 लघु शिलालेख,
7 लघु शिलालेख और 7 स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया। 13 लघु शिलालेख, 7 शिलालेख और 7 स्तंभ अभिलेख इन्होंने उत्कीर्ण करवाया। धार्मिक स्तूप का निर्माण भी अशोक ने ही कराया था। शिला राजादेश 13 में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की। जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो उसमें इतनी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई कि वो मतलब हजारों लाखों की संख्या में लोग मरे थे। तो वो देख के अशोक जो था उनका बहुत वो सदमा उनको लग गया, उसको वो बहुत डिप्रेशन में चले गए। फिर उन्हें लगा कि नहीं, अब मैं ये हिंसा छोड़ दूँगा और उन्होंने उस टाइम फिर उस चीज़ को, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं कोई युद्ध नहीं करूँगा। फिर उन्होंने वहीं पे बौद्ध धर्म को अपना लिया और अपने बेटे और बेटी को दूर दूर श्रीलंका वगैरह सब जगह उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। फिर स्तूप बनवाए, पत्थरों पे बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को मतलब गुदवाया, मतलब पूरी तरीके से बौद्ध धर्म का इन्होंने प्रचार प्रसार किया और जो युद्ध वगैरह था सब कुछ छोड़ दिया था। मौर्य प्रशासन की बात करें तो देखिए, कौटिल्य, मौर्य साम्राज्य, चाणक्य या कौटिल्य जिनको कहते हैं, उनके नाम के बिना तो अधूरा है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में, इनकी फेमस बुक थी कौटिल्य की अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत राजा, मंत्री, मित्र, कोष, सेना तथा दुर्ग को राज्य के लिए आवश्यक अंग माना है। मौर्य प्रशासन में राजा सर्वोच्च अधिकारी होता था। मंत्री सभा तथा मंत्री परिषद राजा को सहायता देती थी। मौर्य प्रशासन में शीर्षस्थ अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था और इनकी संख्या 18 होती थी। मौर्य प्रशासन में राजा सर्वोच्च अधिकारी होता था, मंत्री सभा तथा मंत्री परिषद राजा को सहायता देते थे और मौर्य प्रशासन में शीर्षस्थ अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। इनकी संख्या 18 थी। ठीक है, तो यहाँ पे मौर्य साम्राज्य हमारा खत्म होता है। अब आता है गुप्त साम्राज्य। तो मौर्योत्तर काल के पश्चात गुप्त साम्राज्य के रूप में एक केंद्रीकृत सत्ता अस्तित्व में आई। हमें ऐसा लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य का भी समझते हैं और गुप्त साम्राज्य का भी, लेकिन गुप्त साम्राज्य की भी स्थापना मतलब उसमें एक जो अच्छे और फेमस शासक थे वो चंद्रगुप्त थे, लेकिन वो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं थे, वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। और देखिए, गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की। प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है और श्रीगुप्त ने 275 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की थी। ठीक है, ईस्वी पूर्व वाला खत्म हो गया, अब ईस्वी शुरू हो गया, तो 275 ईस्वी में उन्होंने की थी। प्रथम जो वास्तविक शासक थे वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 336 में महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक थे। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 में गुप्त संवत की स्थापना की। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। फिर है समुद्रगुप्त। 335 से 375 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे समुद्रगुप्त। ये जो थे वो चंद्रगुप्त उत्तराधिकारी थे। इनको लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये लिच्छवी के पौत्र थे। ठीक है, वीर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो भी बहुत फेमस राजा थे और समुद्रगुप्त जो थे वो भी बहुत फेमस थे। तो जैसे नेपोलियन जो है वो बहुत फेमस शासक था वर्ल्ड का, तो भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसका दरबारी कवि हरिसेन था। इनके दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन, जिसने इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति लेख में समुद्रगुप्त के विषयों का वर्णन किया है। इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति लेख जो है उसमें इन्होंने समुद्रगुप्त के विषयों का वर्णन किया है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर ब्रग, पराक्रम, अप्रप्ति, रथ, पराक्रमांक आदि उपाधियां मिलती हैं। ठीक है, एक सिक्के पर उसे वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय जो थे वो 380 से 412 तक उन्होंने शासन कर किया। गुप्तों की प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र को बनाई और द्वितीय राजधानी उज्जैनी को बनाई। चीनी यात्री फाहियान
इनके शासनकाल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, वो चंद्रगुप्त, एक चंद्रगुप्त मौर्य थे, फिर चंद्रगुप्त प्रथम हुए, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। इनके शासनकाल में फाहियान ने इंडिया में आए थे। इनके दरबार के 9 रत्नों में कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, वारामिहिर और वारुची शामिल थे। कुमारगुप्त गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख बनाने वाला शासक था। इसके काल में हूणों का आक्रमण हुआ था। कुमारगुप्त के शासनकाल में हूणों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, इसके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय, कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय बिहार की स्थापना हुई थी। स्कंदगुप्त गुप्त वंश के अंतिम प्रतापी शासक थे। इन्होंने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। अगर पूछे किसने कराया था तो स्कंदगुप्त ने कराया था। 454 से 467 ईस्वी यानी 13 साल तक इन्होंने शासन किया था। 455 ईस्वी में स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया। हूणों के आक्रमण से भारत की सुरक्षा करने का श्रेय स्कंदगुप्त को ही जाता है। तो ये अंतिम शासक थे गुप्त वंश के। ठीक है, अगर प्रमुख रचना और रचनाकार की बात करें जो मौर्य वंश और गुप्त वंश में हुई थी, तो अर्थशास्त्र को कौटिल्य ने लिखा था, अष्टाध्यायी को पाणिनि ने लिखा था, कथा सरित सागर को सोमदेव ने लिखा था, बृहद कथा मंजरी को क्षेमेंद्र ने लिखा था, नीति सार को कामंदक ने लिखा था, हर्षचरित ने बाणभट्ट को लिखा था और रामचरितम को संध्याकर नंदी ने लिखा था। ठीक है, इसके साथ ही पृथ्वीराज रासो जो कि काफ़ी फेमस रचनाएं चंद्रवरदाई की थी, राजतरंगिरी कल्हड़ की, महाभाष्य पतंजलि की, चरक संहिता चरक की, मिलिंद पन्हो ये आपकी नागसेन की, कामसूत्र वात्सायन की, ठीक है, नाट्यशास्त्र की भरत मुनि, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की और अभिज्ञान शाकुंतलम मालविका अग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम ये कालिदास की थी। ठीक है, अर्थशास्त्र की थी कौटिल्य, अष्टाध्यायी की पाणिनि, कथा सरित सागर सोमदेव की, बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र की, ठीक है, हर्षचरित की बाणभट्ट और रामचरितम संध्याकर नंदी की। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश और राजधानी की बात करें तो चालुक्य वंश के जो थे उनका था अनहिलवाड़, पल्लव के कांचीपुरम, चोल के उदयपुर, सेन की नदिया, यादव के देवगिरी और कदम के बनवासी। तो आज हमने मौर्य साम्राज्य को पढ़ा और गुप्त साम्राज्य को पढ़ा। अब नेक्स्ट हम मध्यकालीन भारत स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मुगलों का शासन हम पढ़ेंगे और साथ ही पढ़ेंगे हमारे जो पेशवा मराठा थे उनका शासन। तो इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट